अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी कारोबारी शख्सियत से जो वाकई अपनी ज़ात में एक अंजमन है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी। एक मोटरसाइकिल से आगाज़ किया ज़िंदगी का, कारोबारी ज़िंदगी का, और अरबपति बन गए और इस पूरे अरसे में किसी बैंक से एक पाई लोन तक नहीं लिया। एक बहुत बड़ी कामयाब शख्सियत मियां ज़िया अहमद, लाहौर फैशन के CEO। आइए मिलते हैं। जी मियां साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। आज बड़ी खुशी हो रही कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी के साथ हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके बारे में जो सुन रखा था, आज इंशाल्लाह आपके जो तजर्बात उनके बारे में भी जानेंगे कि आपने कैसे इतने कम वक्त में माशाल्लाह तरक्की की। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। मेरे लिए आज़ाद की बात है कि आपने आए, मेरे पास तशरीफ़ लाए और आके तो मुझे इस काबिल समझा कि आप आए और माशाल्लाह प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। अब मियां साहब, आप बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं? पैदाइश आपकी कहाँ हुई थी? नहीं, मेरी पैदाइश जी लाहौर की है। मेरे आबा व अजदाद की भी पैदाइश लाहौर की है। हम माइग्रेट करके इंडिया से नहीं आए हुए, तो इसीलिए मैंने जो अपने फर्म का नाम लाहौर फैशन रखा ना जी, वो इसी बेस के ऊपर रखा है। कब पैदा हुए थे आप? मेरी 1956 जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लेकिन बेसिकली ये कि आपको पता है कि उस टाइम पे कोई भी ये प्रोसेस तो चलते नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि जब मैं स्कूल दाखिल होने के लिए अकेला ही खुद ही गया था, तो मेरे ख्याल में जो मेरा टीचर था ना, उसी ने अपने तौर पे लिख ली थी। अप्रैल का महीना लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो स्टार्ट ही होता है, तो शायद उस वक़्त का ही। हाँ, उस वक्त तो ये भी होता था ना, वो दो साल ज़्यादा लिख देते थे। जी जी, क्योंकि दाखिला नहीं 5-7 साल की उम्र के बच्चे को दाखिला देते लेकिन थे। ये मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो स्कूल में लिखी हुई थी ना जी, वही डेट है। मैं तो उसको समझता हूँ जी। कहाँ तक तालीम हासिल किया? मैंने जी, मेरी तालीम मैट्रिक है, मैट्रिक करके तो मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था जी। कहाँ गए थे? मैं पहले दुबई में गया था जी, उसके बाद लंदन गया था, तो लंदन से फिर रोज़गार के सिलसिले में सारा ये जो काम है, जो भी सिलसिला था दुबई और लंदन जाने का, ये रोज़गार के लिए आप गए? ये रोज़गार के लिए जी, रोज़गार के लिए। जो दुबई में गया था वो मैं खुद ही गया था और वो खुद ही अपना वहाँ जाके मेहनत मजदूरी थी जी। लेकिन जब मैं लंदन गया था, तो लंदन उस वक़्त पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं था। मैं 85 में गया था, तो विदाउट वीज़ा एयरपोर्ट पे ही वीज़ा लगता था जी। तो उस वक्त मेरे भाई ने वहाँ रेस्टोरेंट ओपन किया था, तो मैं उनकी हेल्प के लिए और अपने ज़रिया माश के लिए भी गया, तो वहाँ फिर कुछ अर्सा मैं वहाँ काम किया उनके साथ ही। लंदन में जो जॉब की आपने, उसमें कुछ सेविंग हुई थी या खर्च हो जाता था? नहीं, लंदन में तो देखें कि कुछ भी नहीं है जी। वो तो पहले नंबर पे तो मेरे भाई का बिज़नेस था, तो मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था। मुझे कुछ एक्स्ट्रा उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन मेरा एक्चुअली ज़हन ही नहीं था कि रेस्टोरेंट में। मुझे भाई ने कहा था कि जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है ना, ये फॉर एवर बिज़नेस है, ये कभी भी ज़िंदगी में जब तक दुनिया है ये बंद नहीं होना, तो ये अच्छा रोज़गार है। लेकिन मुझे वो बेसिकली पसंद नहीं था, क्योंकि जो उसकी मेन रीज़न थी, पैसा बहुत है उसमें, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो मेन रीज़न ये थी कि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह, कोई ईद, कोई इस तरह के, या वहाँ वो क्रिसमस वगैरह या ये चीज़ें होती थी, तो सारे लोग एंजॉय कर रहे होते थे, हम रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते थे। तो मैंने कहा कि जब भाई कहते हैं कि खाने पीने का काम फॉर एवर रहना है, तो पहनने का भी तो फॉर एवर ही रहना है, तो मैं क्यों ना कि वो काम कर लूँ गारमेंट का, कि जिससे ये है कि फॉर एवर बंदे की ज़रूरत भी पूरी होती है, कि उसको नीड्स है। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 81 में जी। कितनी उम्र थी उस वक्त? मेरी 24 साल जी। 24 साल जी। तो आपकी पसंद से हुई थी? नहीं, पसंद से हुई थी? नहीं जी,
जो मेरी जो शादी हुई है मेरे पुप्पी का बेटा है जी, जिसके घर में मेरा कज़न है, फर्स्ट कज़न है, बड़े थे, उनके घर में हुई थी। लेकिन सिर्फ 8 दिन पहले बातचीत हुई थी और मैंने देखा हुआ नहीं था। बेशक कि मेरी पुप्पो का घर था, लेकिन मैं कभी गया या नहीं था, मैंने नहीं देखा हुआ था और ना मैंने देखने की कभी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की और ना मैं इसके ऊपर बिलीव करता था कि अपनी पसंद से शादी की जाए। क्योंकि जो पेरेंट्स जो बच्चों को अपने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो जब उनकी खुशियों का, ये उनकी खुशियाँ हैं उनकी, और जो फिर वो सोच समझ सकते हैं वो माँ बाप अच्छा सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, माँ बाप से बेहतर कौन सोचता है? नौजवान नस्ल वो सोच ही नहीं सकती। उसकी सोच एक महदूद लेवल तक होती है, लेकिन जो बुज़ुर्गों की सोच होती है वो बहुत आगे तक होती है। मैं साथ में ये बता दूं कि मुझे किसी ने एक मरतबा फॉरेन कंट्री में क्वेश्चन किया था कि अगर आपके बच्चे कल को ये कहें कि हमने अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो क्या आप इसके ऊपर एग्री हो जाएंगे, क्योंकि आप तो लाहौर के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा कि कैसे कह दें, ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें। मैंने कहा कि फ़र्ज़ वो चीज़ें की जाती हैं जो मुमकिन हो, जो नामुमकिन हो वो फ़र्ज़ नहीं की जाती हैं। ये नामुमकिन है कि मेरे बच्चे ये कहें, जब मैंने नहीं कहा तो मेरे बच्चे कैसे कह सकते हैं कि हमने अपनी पसंद से करनी है। तो रियलिटी उनकी शादियाँ आपने खुद की हैं? 2 बड़े बेटों की मेरे भाई ने रिश्ते किए हैं जी, वो लाहौर में किए हैं। तो वो भी उन्होंने आके सिर्फ ये बताया था कि मैं मुंडे का रिश्ता कर रहा, मैं कहा कि मैं तेनों 10 सन से आया हूँ कि तेरे मैं दस दिया कि मैं रिश्ता होता कर देता है, जो बड़ा बेटा था। तो मैंने कहा कि कहाँ किया? कहते हैं कि भाई की तरफ। तो मेरी मिसेज ने कहा कि आपने फाइनल भी कर दिया, बताया तक भी नहीं। तो वो कहते हैं कि पुत्र कोई गल नहीं, कोई नहीं, रहने दो। मैं कहा नहीं 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 नहीं, उसका मतलब था कि बेटे से पूछ लेते कि पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से उसने मास्टर किया हुआ है, तो उससे पूछ लेते एक मरतबा कि आप चलो मर्ज़ी पूछ लेते एक मरतबा, उसका मतलब यही है। तो वो सामने बड़ा बेटा बैठा होता तो उसको कहते हैं आमी तेरी की सलाह, तू की कहना। तो उसने कहा कि ताया वो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं बाबा जान की पसंद से कराऊँगा। तो अब ये है कि अगर उनको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। क्या बात है जी। तो चारों वो बच्चों की माशाल्लाह शादियाँ जी इन्होंने खुद की या इनके भाई ने की, बच्चों ने नहीं देखी हुई थी अपनी बीवियाँ, और ख़ुद इन्होंने भी खुद नहीं देखी हुई थी। तो आपका फिर अपना जो तजर्बा रहा, जी जब आपकी शादी हुई तो आपने कहा कि अभी नहीं देखनी, जब आएंगी फिर देख लेंगे। जी बाद में जब देखा आपने जी तो आपको भाई का फैसला अच्छा लगा या बुरा लगा? देखिए, मैं तो बिलीव इस चीज़ के ऊपर करता हूँ कि जो बड़े फैसला करते हैं वही सबसे बेहतर होता है। तो ज़िंदगी में कोई नो, अब पछतावा तो नहीं हुआ? नेवर नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बचपन कैसा था? बचपन तो बज़ाहिर तो बच्चों का बचपन ऐसे अच्छा ही होता है, खेलते हंसते खेलते मुस्कुराते, बेशक मसाइल भी हों तो, लेकिन बहरहाल बचपन अच्छा ही लगता है। बचपन अच्छा तो है, लेकिन उन दिनों में काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम करते थे। कई मरतबा वाला साहब ने आना स्कूल में, मास्टर जी ने ज़रा छुट्टी देना, वो काम थे। इसका मतलब ये मेहनत आपकी ज़िंदगी में जो मेहनत का अंसर है जी, ये बचपन से ही ये शामिल है। बचपन से मुझे जो है ना जी, ये था कि करना है कुछ करना है। यानी ये नहीं था कि पैसे के लिए कुछ करना है या पैसे के लिए, मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन ये था कि मेहनत करनी है। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप आमतौर पर किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मुझे ज़्यादातर इस्लामिक और हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री और इस्लामिक, ये मुझे इनके ऊपर ज़्यादा है। ये शुरू से आपका रुझान इधर है? शुरू से इधर रुझान था। मुझे ये नहीं पता कि मैं कब से रोज़े रख रहा हूँ, कब से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कभी सोचा था कि आप इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर लेंगे? नहीं, कभी तसव्वुर में भी नहीं आया था, ना कभी सोचा था, इस साइड पे ही नहीं सोचा था। ये कैसे आपका इतना पुख्ता ईमान है कि जो आप अल्लाह से मांगेंगे वो मिल जाएगा? मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हर जगह पे
हर टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि ये नामुमकिन है कि आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगें और वो ना दे, ये नामुमकिन चीज़ है। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और नदीम साहब जिनके साहबजादे हैं और कुछ बच्चे हैं पोते मियाँ साहब के, उनसे बातें करेंगे और आज जानते हैं कि मियाँ साहब उठते कब हैं, सुबह का आगाज़ कब करते हैं और इनको नाश्ते में क्या पसंद है। मियाँ साहब फरमाइए, कितने बजे सुबह का आगाज़ हो जाता है? 4:30 बजे। और फजर पढ़ते हैं फिर उसके बाद जब पढ़ाई वगैरह से फारिग होके को घंटा 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद 7 बजे तैयार होके 8 बजे फैक्ट्री पहुँच जाता हूँ मैं। तो नाश्ता कब करते हैं? नाश्ता 8 बजे से पहले कोई 7:30 बजे नाश्ता कर लेता हूँ जी। और क्या पसंद है आपको नाश्ते में? मेरा जी ये कि डेली चेंज होता है। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जी पराठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं पराठा खाता हूँ। लेकिन नाश्ते में आमतौर पर क्या पूरा हफ्ता क्या शेड्यूल होता है आपका? मेरा ये शेड्यूल है जी, वीक में 2 दिन दलिया, 1 दिन पराठा, 1 दिन सैंडविच, तो 1 दिन कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ऐसे। तो ये बचपन से यही रूटीन है नाश्ते की? बचपन से ज़्यादातर जी पराठा ही शुरू से खा रहा था। तो मेरी मिसेज कहने लगी कि एक दिन मुझे कहती है कि आप पराठा छोड़ दें। अब जो बंदा 60 ईयर तक या 55 ईयर तक कंटिन्यूसली एक चीज़ का नाश्ता कर रहा है, अब इस एज में आके कहो कि वो छोड़ दो, वो कैसे छोड़ सकता बंदा। नदीम साहब से बात करते हैं। नदीम साहब कुछ फरमाइए। आपका चौथा नंबर है या तीसरा नंबर है? मैं तीसरे नंबर पे। आज हमें पता चला है कि सब बच्चों की शादियां या आपके ताया अबू ने की हैं या इन्होंने एक मौके पे की हैं। तो ये आपको यूं तो नहीं लगा कि यार कुछ ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया? माँ बाप ने डिसीजन लिया और तब भी खुश थे, और आज जाके अब उसका ज़्यादा पता चला कि जी वो जो डिसीजन था वो बिल्कुल राइट था। और क्योंकि अब थोड़ा मैच्योरिटी का लेवल हमारे ऊपर भी है, तो पता चला कि वो एज बिल्कुल ही इमेच्योर थी। और इमेच्योर बंदा उस तरह का डिसीजन नहीं ले सकता कि जो आपके फ्यूचर पे आपने पूरी लाइफ अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करनी है और आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो जस्ट एक वक्ती तौर पे देख रहे होते हैं। मियाँ साहब, अब आपके सामने आपके वालिद साहब, बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। एक एक लम्हा स्ट्रगल में गुजरा और एक सक्सेस स्टोरी है। कैसा लगता है अपने वालिद साहब के बारे में? बिल्कुल जी, ऐसी है, रोल मॉडल है। लोग तो दूसरों से इंस्पायरेशन लेते हैं, हमारे घर में इंस्पायरेशन मौजूद है, तो हम खुद एडमायर करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग है और स्टिल बहुत ही ज़्यादा हमारे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो हमें तो बाहर जाके किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे घर में ही रोल मॉडल मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि मियाँ साहब कैसे फादर हैं? बड़े रोब वाले, डरा के रखते हैं, बच्चों की कोई नहीं मानते या मानते भी हैं? शुरू में जब एज छोटी थी, स्कूल गोइंग थे, उस टाइम पे तो फील होता था बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा वो सॉफ्ट हुए, लेकिन अब जाके बिज़नेस करें हम, तो अब बिल्कुल कभी भी उन्होंने मतलब बिल्कुल भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह एक हम खुद फील कर रहे होते हैं। ज़रा बच्चों से बात करवाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? शयान ताशरीफ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप। आपके अब्बू का नाम? ताशरीफ। अच्छा, तो दादा अबू प्यार करते हैं? हाँ जी, थोड़ा या ज़्यादा? ज़्यादा। आपका नाम? अयान। अयान जी। आपके अब्बू का नाम? क्योंकि काशिफ। काशिफ साहब के बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो दादा अबू के बारे में कुछ बताइए यार। आपके दादा अबू बड़े मारूफ आदमी, बहुत मतलब एक सक्सेस स्टोरी हैं। तो आपके साथ उनका रवैया कैसा होता है? अच्छा होता है, ये इतना गुस्से वाला इस तरह का नहीं, अच्छा होता है। गुस्से वाला नहीं, अच्छा होता है, मीठा मीठा। जी। आपका नाम बेटे? उल्हिम। अच्छा अच्छा, ये नदीम साहब का बेटा है? नहीं आते साहब। आतिफ साहब। अच्छा बेटे, दादा अबू इनके बारे में कुछ कहें, कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। मुझे हर टाइम वॉक कराते हैं। वॉक करवाते हैं? अच्छा। हाँ जी। आप साथ जाते हैं? हाँ जी।
अच्छा अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है वॉक करना? हाँ जी। मियाँ ज़िया अहमद साहब की फैक्ट्री लाहौर फैशन पहुँचे हैं। यहाँ उनकी क्या मसरूफियत होती है, आइए देखते हैं। आमतौर पर कितने बजे आप ऑफिस पहुँच जाते हैं? ऑफिस में 8 बजे, पौने 8 बजे, 8:15, 8:30 इस तक एंड होता है। बहुत जल्दी नहीं आ जाते? 8 बजे हमारी फैक्ट्री का टाइम है जी, ऑफिस का और फैक्ट्री का टाइम 8 बजे का है, तो उस हिसाब से मैं आ जाता हूँ। आप अब चारों बेटे भी आपके बिज़नेस में आपके साथ हैं माशाल्लाह। जी, अब आपने इख्तियारात उनको मुंतकिल नहीं किए, खुद ही सारा कुछ देखते हैं? नहीं, सबके पास अपने अपने डिपार्टमेंट हैं जी। मेरे अपने डिपार्टमेंट हैं, सबके पास जो बड़े काशिफ साहब हैं उनके पास मार्केटिंग है और चैम्पर वगैरह या PHM में वहाँ उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं जी। उसके बाद जो छोटा है आतिफ, उसके पास वो यान वगैरह परचेज़ करना, मशीनरी परचेज़ करना, हायरिंग करना, निटिंग, डाइंग जो प्लांट अभी हमने नया लगाया है उसको भी वही देखता है। तो छोटा नदीम है तीसरे नंबर का, वो मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखता है। और जो सबसे छोटा है वो स्पेन की मार्केट को देखता है, वो भी मार्केटिंग कर रहा है। और मेरे पास मैनेजमेंट, फाइनेंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो मेरे पास हैं। आप खुद कितने घंटे काम करते हैं रोज़ाना? मैं सुबह आता हूँ जी, दोपहर को 1 बजे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के चला जाता हूँ घर, खाना खा के 2-2:30 बजे वापस आ जाता हूँ। उसके बाद फिर तकरीबन ये है कि ऑलमोस्ट ईशा की नमाज़ में यहाँ से बाद वक्त पढ़ के जाता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि 9 बजे होती है तो इसलिए ईशा से मैं पहले चला जाता हूँ, मैं 8 बजे चला जाता हूँ यहाँ से। लाहौर फैशन एक बहुत बड़ा नाम है फैशन की दुनिया में, और जो गारमेंट्स में, जो नेटवियर इंडस्ट्री में, इस जो एम्पायर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा आपका सेटअप है, तो इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है? देखिए, मैं पाकिस्तान में आया था 95 में, इंग्लैंड से आया था वापस से। तो आके तो ज़्यादा टाइम मेरा बच्चों की तालीम के ऊपर गुज़रता था, क्योंकि मेरा एक ही ज़हन था कि अगर ये तालीम के ट्रैक से एक मरतबा ऊपर नीचे हो गए ना तो दोबारा ये उस ट्रैक पे नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें थी कि बस इसी वजह से, इसी स्ट्रगल से मैं उनके पीछे लगा रहा। फिर 96 में मैंने ये फर्म रजिस्टर करवाई। उसके बाद 2003 में मेरे बड़े बेटे काशिफ ने मुझे ज्वाइन किया और हमने ये मलकपुर में जगह ख़रीदी, 2.5 कनाल ये जगह ख़रीदी, जहाँ से फिर काम स्टार्ट किया। ये 2001 में तो मेरी ये था कि 36 लाख मेरी साल की एक्सपोर्ट थी जी, 3 लाख रुपया महीना। तो जब मेरे बच्चे बड़े हो गए उस वक़्त ये यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर ये फॉरेन कंट्री में चले गए, वहाँ की नेशनलिटी इन्होंने ले ली, वहाँ मूव हो गए। मैं फिर अकेला काम करने लग गया। अब उस वक़्त ये था कि मेरा इनकी तालीम की तरफ से तवज्जो हट गई, क्योंकि अब बड़े हो गए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए थे, तो इनकी वालदा ने इनको कंट्रोल कर लिया। तो ये था कि वालदा की भी बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, मानते हैं। इस वक्त आपके कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं आप? मेरी एक्सपोर्ट तो जी, हम जो ऑर्डर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यूके से और स्पेन से, लेकिन वो चेन स्टोर हैं, जैसे ज़ारा है, मैंगो है,
इंडिटास के जितने भी उनके ब्रांड हैं काफ़ी ज़्यादा से काम करते हैं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा का पता नहीं है जितने कि मेरे बेटों को, क्योंकि मार्केटिंग वो करते हैं एक्चुअली। लेकिन ये है कि उनके स्टोर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में है, तो ये समझ लें कि हमने चाइना को भी एक्सपोर्ट की हुई है। दोपहर का खाना अक्सर फैक्ट्री में ही खा लेते हैं और इस वक्त भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ खाना खा रहे हैं और मकसद ये होता है कि साथ साथ गपशप भी चलती रहती है, बिज़नेस डिस्कस होता रहता है और खाना भी चलता है। फैक्ट्री के करीब ही वाक़या मस्जिद पहुँचे हैं जहाँ नमाज अदा करेंगे। मियाँ साहब, ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में सिर्फ बिज़नेस किया या कभी को फिल्म भी देखी, को गाना सुना, को ड्रामा देखा, को फ़नून लतीफ़ा से को थोड़ी बहुत दिलचस्पी रही? मैं फिल्में देखता ना हूँ जी, लेकिन वो बहुत देर पहले, कोई तकरीबन यही समझ लें कि शादी से पहले या शादी के शुरू में, उसके बाद नहीं। ना ड्रामे देखता हूँ ना फिल्म देखता हूँ। अच्छा, बिज़नेस में ये बताइए कि आपने जो तरक्की की उसके पीछे बुनियादी तौर पे क्या राज था? आपकी अनथक मेहनत तो है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन क्या बुनियादी एलिमेंट है आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है इसने मुझे कामयाब किया? लेकिन जो मेरा अपना पर्सनली अगर मेरे दिल की देखें, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे किसी को मेरे साथ इत्तेफाक है या नहीं, ये हर बंदे का अपना ज़हन है। लेकिन जो सच्ची बात है, मैं जो मेरा अपना अंदर का कहता है, मेहनत तो डेफिनेटली बंदा करता है, मेहनत का फल अल्लाह ताला की ज़ात देती है। ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेट हैं। तो मेहनत हर बंदा ही करता है, कोई भी बंदा जो मजदूरी करता है वो भी मेहनत करता है, फल अल्लाह ताला की ज़ात देती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बंदा 2-3 चीज़ों को देख लेना कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है और मेहनत करनी है, उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर डोरी छोड़ देनी है, तो फिर बंदा कामयाब हो जाता है। मेरा तो अपना ओपिनियन यही है, पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है, और मुझे कामयाबी भी इसी ने ही दी है। मैंने आज दिन तक कभी ये नहीं किया कि सबसे पहले मैं अपने रिज़्क़ को जो है ना वो करता हूँ कि सिक्योर करता हूँ कि ये हलाल का है, ये इसमें गंदगी की चीज़ तो शामिल नहीं हुई। PHMA के चेयरमैन मियाँ फ़र्रुख इकबाल के साथ मुलाकात के लिए PHMA बिल्डिंग पहुँचे। मियाँ फ़र्रुख इकबाल PHMA के चेयरमैन, उनके पास हम मौजूद हैं। आज उनसे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है। करंट हालिया बजट भी आया है और उसमें सनतकार क्या सोच रहे हैं, और फिर मियाँ साहब के बारे में कमेंट्स लेंगे उनके कि मियाँ साहब की लाइफ को और उनके जो बिज़नेस स्टाइल को वो किस नज़र से देखते हैं। मियाँ साहब कुछ फरमाइएगा, जो बजट चल रहा है अभी, डिस्कशन उस पर हो रही है, तो कैसा लगा आपको बजट? इसमें आपका ख़ास तौर पर जो सेक्टर है उसको आप किस तरह देखते हैं? उसके लिए ये अच्छा है, बुरा है, आपकी क्या उम्मीदें हैं
और फिर हम मियाँ साहब के बारे में पूछते हैं। बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अभी एम्बिगुइटी थी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो एक तो उन्होंने उसमें एक क्लास डालती थी 203 की, कि वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एसी तक उन्होंने इख्तियार दे दिए थे कि वो किसी भी बिजनेसमैन को जाके अरेस्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिमांड के ऊपर उन्होंने वो क्लास भी निकाल दी है। उसके अलावा हमारा मेन जो प्रॉब्लम था वो ये है कि सेल टैक्स हमसे 17% लिया जाता है और जो हमारा मेन वर्किंग कैपिटल है वो सारे का सारा FBR के पास चला जाता है। तो हमने फिर उनसे डिमांड की उसके ऊपर कि अगर आपने इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इसको 5% के ऊपर लें। तो उसके अलावा हमारा DLTL जो गवर्नमेंट हमें देती है, किकबैक वापस करती है, तो हमारे जो रेडी टू पेमेंट केसेस बैंकों में पड़े हुए हैं वो 32 बिलियन के पड़े हुए हैं। और पूरे साल को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें 75 बिलियन चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बजट में सिर्फ 20 बिलियन रखा है। अगर 75 बिलियन चाहिए और हमारा सारा पैसा स्टक हो जाए गवर्नमेंट के पास तो 20 बिलियन से तो कुछ भी नहीं होगा। मियाँ ज़िया साहब आपसे मिलने आए हैं और लाहौर फैशन एक बहुत बड़ा नाम है, क्या कहेंगे मियाँ साहब की शख्सियत के बारे में? ज़िया साहब के मतलब तो मैं जो भी कहूँ, हमारे बड़े भाई हैं तो हमारे लिए बहुत मुहतरम है। तो इनका तो मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि ये माशाल्लाह इतने हार्ड वर्कर हैं, होनेस्ट हैं और विजनरी बंदे हैं, जिसकी एग्जांपल आपके सामने है कि लाहौर फैशन को ये माशाल्लाह कहाँ ये उसके पायनियर हैं। इन्होंने बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया और आज उसको एक ग्रुप की शक्ल दे दी। तो ये सारी की सारी कावश ज़िया साहब की और इनके बेटों की है। तो अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और हमें इनके ऊपर प्राउड है कि इन्होंने इतनी मेहनत रात दिन एक करके एक छोटे से अदारे को एक ग्रुप की शक्ल में इन्होंने ला खड़ा किया उसको। मियाँ साहब, बाज़ लोग तो बहुत ज़ोर देकर ये बात कहते हैं कि जी आप पूरी ईमानदारी के साथ चल ही नहीं सकते, बिज़नेस हो ही नहीं सकता। आप इस सोसाइटी में रहते हुए, इस माशरे में रहते हुए आपको मजबूरन 2 नंबरियाँ करनी पड़ती हैं। बाज़ बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून वो कहते हैं जी कि वो जैसे उन्होंने कहा जी कि मैं अपने काम निकलवाने के लिए फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ। तो आप भी अपने कारोबार में आपको पहिए लगाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 96 से मैंने काम स्टार्ट किया। तो मुझे एक मरतबा एक बंदे ने कहा था कि मैं हर चीज़ का टैक्स, जो भी चीज़ है, मीटर, बिजली, गैस, कोई चीज़ मैं उसमें करता ही नहीं। तो मुझे एक बंदे ने कहा कि मियाँ साहब थोड़ा बहुत जो है ना, ये मैंने उसको कहा कि ये जो वेस्ट बचती है, ये जो हम फैब्रिक बेचते हैं, बाकी जो बच जाता है, जो थोड़ा बहुत जो, तो इसका टैक्स आप देते हैं, सेल टैक्स? वो कहता है कि उन्हें मियाँ साहब इतना नहीं देता। मैं क्या कि क्यों? वो जो सेल हम करते हैं तो जो बाहर की सेल जाती है वो तो है, जो लोकल सेल जो वेस्टेज वगैरह, तो कहता है कि मियाँ साहब कल नू टैक्स वो आते ना जिले टैक्स वाले, वो आके जिले चेक कर देने, तो फिर वो उस वक्त देखते हैं कि अगर तो कोई चीज़ ना मिले ना तो फिर वो तंग करते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ रखनी चाहिए ताकि ये है कि उनको कोई ना कोई मवाद मिल जाए कि चलो जी हमने ये पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि अच्छा हम चोरी इसलिए करें कि वो आए तो उनको चोरी मिल जाए। तो अगर हम करेंगे ही नहीं तो वो जब आने से, हमारे घर में आने से पहले देखेंगे कि इनका तो नीट क्लीन है, इन्होंने तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी, तो वो आएंगे ही नहीं। कहता नहीं मियाँ साहब ऐसे नहीं होता। अब बिलीव करेंगे 96 से लेके 2021 हो गया, मुझे आज दिन तक किसी बंदे ने नोटिस नहीं भेजा, मेरा कोई ऑडिट नहीं हुआ, ना ये इनकम टैक्स का, ना ये सेल टैक्स वालों का, मेरे पास तो कभी कोई नहीं आया। फेडमैक में पहुंचे हैं जहां एक बहुत बड़ा डाइंग यूनिट लगाया है लाहौर फैशन ने। ये फैसलाबाद में इस डाइंग का एक ऐसा यूनिट है जो अपनी नौइयत का बहुत मुनफरद, बहुत जदीद मशीनरी का हामिल यूनिट है। आइए देखते हैं।
मियाँ साहब, यहाँ जो फेडमक में आपने लगाया यूनिट, जी ये बहुत बड़ा प्लांट आपका, जिसमें ये डाइंग होती है, एक रॉ कपड़े से लेकर उसको फिनिश करना किस तरीके से, जिसके बाद फिर उसकी स्टिचिंग वगैरह, कटिंग और सिलाई फाइनल हो। तो ये नया यूनिट जो है ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये ऐसे है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग ये कहते थे कि कुछ मशीनरी जो है वो जो प्रोसेस वाली है, जो इसकी फिनिशिंग वाली है, वो आप नई ले लें, बाकी सारी पुरानी भी ले लें, चलती है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली बिज़नेस में जब आप जाते हैं तो लेटेस्ट मशीनरी जब तक आपके पास नहीं होती है, आप वक्त के साथ नहीं चलते, आप पीछे रह जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आपको पुरानी रिमूव करके लेटेस्ट चीज़ें लगानी चाहिए। तो हमने यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट चीज़ें थी वो हमने लगाई, और 100% कोई स्विट्ज़रलैंड से आई है, कोई इटली से आई है, कोई चाइना से आई है, कोई टर्की से आई है, लेकिन जर्मनी से भी आई है। फेडमक में कितनी जगह आपने ली है? ये मेरे पास ये 10 एकड़ जगह थी, लेकिन हम अब पीछे 11 एकड़ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जहाँ ये लगा है ये 10 एकड़ जगह है जी। शाम ढल चुकी और अंधेरा छा चुका है। मियाँ साहब वॉक करना फिर भी नहीं भूलते। चेंज करने के बाद आए हैं और वॉक करते हैं, रोज़ाना करते हैं। इनसे जानते हैं क्या इनकी फ़िटनेस का राज यही है। मियाँ साहब, क्या रोज़ाना वॉक करने के लिए निकलते? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। रोज़ाना वॉक करने के बगैर मैं सोता नहीं। अच्छा, वॉक लाजम है जी। तो मेरे ख्याल इसी वजह से आप फिट नज़र आते हैं। शायद अल्लाह ने यही वजह है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि यही वजह है। और ये कितने सालों से आपका ये रूटीन है आपकी कि वॉक लाजमी करने की? ये शुरू से है जी। अच्छा, शुरू से ही? शुरू से। मैं कोई जिम वगैरह तो ज्वाइन नहीं किया हुआ, ना मैं कोई और कोई एक्सरसाइज की मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ वॉक करता हूँ बस। 8 से 10 किलोमीटर जो है ना जी, रोज़ाना 8 से 10 किलोमीटर? 8 से 10 किलोमीटर जो है ना रोज़ाना। वेरी गुड। 8 से 10 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करते हैं और जी माशाल्लाह इसीलिए फिट नज़र आते हैं। और चारों बेटे इनके शादीशुदा हैं, वो भी बच्चों वाले हैं। और मियाँ साहब को देखें, ये वॉक फिटनेस के लिए आप भी किया करें, बहुत अच्छा है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो खाने में कोई परहेज़ वगैरह भी करते हैं या खा लेते हैं और उसको हज़म कर लेते हैं? नहीं जी, मैं किसी चीज़ का कोई परहेज़ नहीं करता, कोई परहेज़ नहीं करता, लेकिन खाना तो उतना ही जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाते हैं, लेकिन खुश परहेज़ रहने की क्या वजह होती है? कैसे खुश रहते हैं आप? मैं बेसिकली खुश रहने की वजह ये है कि मुझे सुकून है, कोई परेशानी नहीं है, ना घर से, ना कारोबार से, ना किसी और मामले से। फिर तो काम आप चल रहा दवाइयाँ वगैरह भी नहीं खाते हो? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं खाता। कोई दवाई नहीं खाते आप? कोई शुगर की, कोई ब्लड प्रेशर की? शुगर की एक टेबलेट लेता हूँ को आजकल हो हाँ जाती जी, है ना। बाकी और कुछ नहीं। हार्ट भी ठीक है माशाल्लाह? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, यानी पराठा खाने के बावजूद भी वो ठीक है। अच्छा माशाल्लाह। आप क्या मशवरा देंगे दोस्तों को, लोगों को, व्यूअर्स को कि क्या करें वो खुश रहने के लिए, फिट रहने के लिए और जहनी सुकून के लिए? खुश रहने के लिए, फिट रहने के लिए यही है कि सबसे पहले तो जो भी है ना, रोज़ी का तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि रोज़ी हलाल के सिक्योर करें। और उसके बाद ये है कि जो अल्लाह ने दिया है ना, उसको यह समझें कि आपसे नीचे कितने हैं उनको देखें, आपसे ऊपर वालों को ना देखें। जी सुनिए आपने बातें मियाँ ज़िया अहमद, फैसलाबाद के मुमताज़ सनतकार, कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब इंसान, जिनकी पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव थिंकिंग में गुजरी है और वो बग़ैर किसी बैंक से लोन लिए उसके बिलियनियर बन चुके हैं माशाल्लाह। और उनका ये कहना है, उनका मानना है कि ये सब कुछ मुमकिन है, बस एक यकीन कामल की ज़रूरत है। अल्लाह पे भरोसा करके पूरी दयानतदारी से मेहनत करें, अल्लाह ताला लाजमी कामयाब करेगा आपको। इनकी बातें सुनी, इनके ख़यालात सुने, इनकी सक्सेस स्टोरी की हमने पूरी दास्तान सुबह से शाम तक इस वक्त तक आपको दिखाई, सुनाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।